नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। यहां लंदन में किंग्स चार्ल्स स्ट्रीट पर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन ने मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इसके साथ ही ब्रिटेन में गार्ड ऑफ ऑनर पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ब्रिटेन के पीएम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक सहिष्णु देश है और गांधी और बुद्ध का देश असहिष्णु नहीं हो सकता। मोदी ने कहा कि जो लोग भी वहां पर असहिष्णुता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून अपना काम करता रहा है और आगे भी करेगा। बार बार ये आरोप लग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि असहिष्णुता पर वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं। और ब्रिटेन में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने असहिष्णुता के आरोपों से साफ साफ इनकार किया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना 1 हो या 2 हो या 3 हो, 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा और भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिकी के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा, उससे प्रतिबद्ध है और इस काम पर हम कमिटेड हैं। तो असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आया, वो भी ब्रिटेन में। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसडी मुनी साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर आगा साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मुनी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो तमाम आलोचना हो रही थी, जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे थे कि असहिष्णुता पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आलोचकों के मुंह बंद हो जाने चाहिए? देखिए, ये जो बयान है वो प्रधानमंत्री ने पहले भी दिया है, भारत में भी दिया है और इंग्लैंड में, लंदन में इसको देना इसलिए जरूरी था जी कि बाहर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन प्रदर्शनों को ये समझाने की आवश्यकता थी कि भारत असहिष्णु देश नहीं है जी, और उन्होंने रीइटरेट किया है। ठीक है, लेकिन असली बात यह है कि जो एक्शन होगा, जो लोग असहिष्णुता फैला रहे हैं और बीजेपी पार्टी की तरफ से भी फैला रहे हैं, उन पे क्या क्रिया की जाएगी, उससे लोगों का विश्वास अधिक बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि ये सही है कि जो जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने वो बहुत सख्त और पुख्ता है। ठीक है, कमर आगा साहब, प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में ये जो जवाब दिया है, ये बात कहीं ना कहीं जो मंच उन्होंने चुना है कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अगर जो कार्रवाई होती वो की गई होती तो शायद इस तरह जवाब देने की जरूरत ना पड़ती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में काफी डिलेड एक्शन हुआ। उनका जो रिस्पांस था वो काफी समय के बाद आया, जिसकी वजह से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। मुनी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये लंदन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे और वहाँ पे भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। फिर उसके अलावा ये भी था कि वहाँ पे भी कुछ लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन भी की है और इसका खंडन किया है, इसलिए उन्होंने ये जगह को चुना और वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है, दोबारा से उन्हीं ने की है। पहले उन्हीं ने
इससे पहले भी भारत में भी उन्हीं ने कहा था और यहाँ पे दोबारा दोहराने से मैं समझता हूं कि इसका अच्छा यहाँ पे इम्प्रेशन पड़ेगा भारतवर्ष के अंदर और खुद ब्रिटेन के अंदर भी। ठीक है। मोनी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब साफ कहा है, दो टूक कहा है कि कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है, यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। क्या जो फ्रिंज एलिमेंट्स तथाकथित हैं, जो भारत में इस तरह की असहिष्णुता को बढ़ाने वाले काम करते हैं, क्या उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह संदेश छिपा हुआ है? ठीक है, ये ठीक है, ठीक से सुन रहा है, इको हो रहा है। मोनी साहब, अब मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो तथाकथित असहिष्णुता करते हैं, दूसरे धर्मों पर हमला करते हैं, बयानबाजी करते हैं, क्या उनके लिए भी संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की धरती से? कमर आगा साहब, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जी, मैं समझता हूं कि उन्हीं के लिए ये है, ये खासतौर से उनको एक मैसेज गया है। देखना ये है, जैसा मुन्नी साहब ने बताया, कि कितना एक्शन यहाँ पे लिया जाता है। क्या उन लोगों को पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है अरेस्ट करता है, उनको सजाएं मिलती हैं, चाहे दादरी का हो मसला या पूना में हत्या जिस तरीके से रैशनलिस्ट की हुई, या इस तरह के बहुत से बातें हैं जिनके ऊपर लगातार एक के बाद लगातार आती चली जा रही थी मीडिया के अंदर, और उसके ऊपर किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं आने वाले समय में, और उन लोगों को क्या सजा मिलती है या नहीं, ये मैं समझता हूं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार ने अपना स्टैंड दोबारा से वहां पे क्लियर कर दिया है, और इसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन पे और फिर उसके अलावा वहां की पार्लियामेंट और वहां के लोग। आगा साहब, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 125 करोड़ लोगों की जनता है भारत में, वहां एक या दो घटनाएं होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है कि कानून अपना काम करे। तो कहीं ना कहीं ये छिपे तौर पर यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जो इक्का दुक्का मामले हैं उनकी सरकार में इन्हें विरोधी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है पेश कर रहे हैं और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं वो उनका शिकवा था। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये इस किस्म के वारदात एक के बाद एक लगातार बहुत ही कम समय में 2-3 महीने के अंदर इतने ज्यादा हो गए कि जिसकी वजह से लोग घबरा गए और उन्हीं ने सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इशारा करने लगे, और उसका असर भी पड़ा। हमने देखा कि जिस तरीके से बिहार के इलेक्शंस में और दूसरी जगह फिर इतने ज्यादा सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने सामने आ गए खुल के। देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जी, और वो चाहता है कि मुल्क में डेवलपमेंट हो। वो नहीं चाहता कि वो इस डेवलपमेंट के एजेंडे से गवर्नमेंट या वहां की सरकार जो है वो हटे। वो चाहता है डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन होता है। अगर इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट अगर बढ़ के सामने आ जाते हैं तो पूरा एजेंडा जो होता है डेवलपमेंट का वो हाईजैक हो जाता है। उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा चिंतित है, और उसको काफी आशाएं भी उसकी जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट एजेंडे से। ठीक है, एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ब्रिटेन में कि कानून अपना काम करेगा, इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुनी साहब, दूसरी तरफ गिरीश कर्नाड को धमकी दी जाती है, गिरीश कर्नाड को जान से मारने की धमकी ट्विटर पर दी जाती है। कल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कर्नाटक में बंद का भी आह्वान किया गया है। क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है, या सिर्फ इसे राज्य का कानून व्यवस्था का मामला कह करके केंद्र सरकार पूरी तरह पल्ला झाड़ सकती है? मुनी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? तकनीकी दिक्कतों की वजह से मुन्नी साहब हमारी बात सुन नहीं पाए। कमर आगा साहब, फिर से यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि क्या यह सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था का मामला है, क्योंकि अभी भी कर्नाटक में जो मामले देखने को आ रहे हैं ये कतई अच्छे नहीं कहे जा सकते। हाँ, बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं वहां पे हो रही हैं, और जिस तरीके से वहां पे ये एलिमेंट आज से नहीं पिछले 10 साल से सक्रिय हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि बेंगलोर में जहां कभी कोई राइट नहीं होता था वहां पे राइट्स भी हुए।
और फिर उसके अलावा वहां पे इस तरह के लोग बराबर लगातार मैं देख रहा हूं चलते चले आ रहे हैं, और उसमें कई सरकारें इस बीच में आई और सभी सरकार असमर्थ रही हैं इसको रोकने के अंदर। कांग्रेस ने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की हैं, वायदा किया है कि इन लोगों को रोकेंगे, और वहां पे रोकने की कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी हुई, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बात यह भी है कि वहां पे ये तत्व जो है फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, बल्कि इनका बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। अब इनके ऊपर अगर पहले से रोक लगी होती तो आज ये वक्त ना आया होता, मैं समझता हूं। जी आगा साहब, साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि सरकार के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि जो विपक्ष हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके साथ बातचीत नहीं कर रही हैं। यह मामला इसलिए भी इतना ज्यादा उछला क्योंकि अगर सरकारों के बीच सहयोग होता, अगर पार्टियों के बीच सहयोग होता तो शायद मामला इतना नहीं उठता, क्योंकि अगर जब भी यह कोई मामला उठता है, देश विदेश में चर्चा होती है, तो बदनामी तो पूरे देश की होती है। देखिए, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उस समय सरकार जो थी वो इलेक्शन मोड में थी, और उसका ज्यादातर सीधा बिहार के अंदर वो कैंपेन कर रहे थे, और बिहार में एक दूसरे की चीचा लेदर हो रही थी, तू मैं चल रही थी, और पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं थी। कई चीजें एक साथ हो गई, इस वजह से मैं समझता हूं बातचीत भी नहीं हो पाई। आने वाले समय में मैं समझता हूं एक मैकेनिज्म इनको डेवलप करना पड़ेगा सरकार को, इसमें इसी मुद्दे पे नहीं बल्कि सभी मुद्दों पे लगातार बातचीत होती रहना चाहिए और नेशनल कंसेंसस इमर्ज होना चाहिए ताकि पार्लियामेंट चल सके। इसलिए कि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्लियामेंट में कई एक बिल रुके हुए हैं जो नहीं चल पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत समय से हैं। अब विंटर सेशन में मैं समझता हूं चाहे वो लेबर लॉज का मसला हो या लैंड रिफॉर्म बिल हो या जीएसटी का बिल है, अगर ये बिल्स पास नहीं होंगे तो जितनी भी आज बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की, मैं समझता हूं कि वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में देरी लगेगी, इसलिए कि ये जब पास होंगे फिर तभी उनको लैंड मुहैया की जा सकेगी। नए जो उनकी डिमांड है, वो लेबर रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, ये सब उसी के बाद संभव हो पाएगा। तो ये जितनी विजिट है इन 4-5 मेजर जो बिल्स हैं उस पर काफी डिपेंड करती है। बिल्कुल, और इस पर सरकार को अब ध्यान देना जरूरी होगा, सहमति बनानी जरूरी होगी, अपने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी साथ में लेना जरूरी होगा। चर्चा अभी लगातार जारी रहेगी। आगा साहब आप और मुनी साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सूझे। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. वो वाला। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा कि इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के मुद्दों को लेकर के जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं
उसमें भारत और ब्रिटेन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के हर चीज में इनिशिएटिव लिया है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के काफी सैनिकों ने अपना जीवन दिया है, तो भारत ने भी कई अपने अच्छे अफसरों को वहां गंवाया है। हम दोनों देश ऐसे हैं कि जो आतंकवाद के कारण परेशान है, और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ना ये एक या दो या तीन देशों का विषय नहीं है, ये मानवतावादी हरेक की जिम्मेवारी है। तो आतंकवाद को किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि आतंकवाद का जब भी जिक्र होता है तो दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र होता है, क्योंकि कई संपत्तियां उसकी ब्रिटेन में भी हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, एसडी मुनी साहब और कमर आगा साहब हैं। मुनी साहब, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन ने भारत को साथ देने का वायदा तो जरूर किया है, लेकिन क्या किस तरह के सहयोग की उम्मीद ब्रिटेन से की जा सकती है? क्या दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने को लेकर के आगे बढ़ेगा ब्रिटेन? एक वो भी है, उसके अलावा भारत दो डिमांड कर रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो एक आतंकवादी ग्रुप और दूसरे आतंकवादी ग्रुप में फर्क करता है। और दूसरी बड़ी जो डिमांड है भारत की कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम टेररिज्म से विश्व के स्तर पर लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों चीजों में ब्रिटेन आगे बढ़ के आएगा, क्योंकि जो आपने दाऊद की बात की वो भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है जी, वो अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच से भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसके लिए ब्रिटेन ने अभी कोई स्पष्ट संकेत दिया नहीं है जी। देखना है कि किस तरह प्रधानमंत्री कैमरून इस मामले पर मोदी को सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमर आगा साहब, बातें तो बहुत की गई हैं ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन अगर बात की जाए, अब से चंद दिनों पहले चीन के प्रीमियर वहां गए थे, बड़े पैमाने पर निवेश की बातचीत हुई थी। अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन क्या भारत को वाकई कोई सब्सटेंशियल सपोर्ट कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान और चीन के साथ जो ब्रिटेन के रिश्ते हैं वो इस सहयोग के रास्ते में आड़े आएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ब्रिटेन की पॉलिसी में भी बहुत से चेंजेस आए हैं। पहले वो हमेशा इंडिया को ब्लेम करते थे, कश्मीर का मुद्दा बीच में लिए आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मसले हैं ये आपस में सॉल्व होंगे। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से इनकार कर दिया। फिर उन्हीं ने ये भी कहा है कि टेररिस्ट जो है सभी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्हीं ने कहा चाहे वो टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ हों या ब्रिटेन में करते हों। ये सारी चीज़ों का एक बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत भी हुई, और उन्हीं ने इसके बारे में मीडिया को भी हाईलाइट किया था। पहले दिल्ली जब आए थे वो, इससे पहले कुछ समय पहले 2010 में, तब भी उन्हीं ने इस तरह की बातें की थी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और चाइना अब हिंदुस्तान को आइसोलेट कर पाएगा, इसलिए कि ये जो रिश्ते हैं जो डेवलप हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, उससे दोनों देशों का फायदा है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो ये देखते हैं कि मुनी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, मुनी साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उनका भी पक्ष सुनते हैं, जो कि इंग्लिश बोलता है। जी जी मुनी साहब। नहीं, मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड इसमें अमेरिका की लीडरशिप को फॉलो करेगा जी, और अमेरिका जो है वो एक कैटेगोरिकल स्टैंड पाकिस्तान के खिलाफ लेने में अभी तक असमर्थ रहा है। ठीक है, और चीन के लिए भी, चीन भी दुखी है पाकिस्तान के टेररिज्म से, लेकिन एक कैटेगोरिकल स्टैंड नहीं ले सकता है, जैसा अफगानिस्तान के मसले पे हमने देखा। तो जब तक ये इस तरह की मिली भगत और इस तरह की दुविधा अमेरिका और ब्रिटेन में चलती रहेगी, तब तक कोई ठोस कदम पाकिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आगा साहब, जो बात मुनी साहब ने कही है कि पाकिस्तान एक और अमेरिका एक और पाकिस्तान की खिंचाई भी करता है और दूसरी ओर आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अरबों डॉलर भी देता है, जिसका सबको पता है कि अंतिम में इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है कहीं ना कहीं। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा हासिल करना इन विदेश दौरों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से इसे देखा जाए?
देखिए, ये बेसिकली लड़ाई तो हमारी है, हम ही को लड़नी है और इसमें क्षेत्र के जो देश हैं उनको हमें साथ में लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि काफी हद तक बदलाव भी आ रहा है। ये इसलिए कि जिस तरीके से वो पहले पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अब उनको मुश्किल हो रही है पूरी तरीके से पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान का खुद स्टैंड बहुत तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान लगातार, अब वो पाकिस्तान में अमेरिका का प्रभाव भी कम हो रहा है, वो लगातार चाइना का इन्फ्लुएंस में बढ़ता चला जा रहा है वहां पे। ये बहुत चिंता की बात है, हमारे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमने देखा है कि अगर अमेरिका के स्टैंड में कोई बदलाव आना होता है तो पहले ब्रिटेन का स्टेटमेंट आते हैं, पहले ब्रिटेन उसके ऊपर टिप्पणी करता है, फिर उसके बाद यूजुअली अमेरिका करता है। मुनी साहब बिल्कुल बहुत समझदार है, बहुत समय से ये रिश्तों को पाकिस्तान के देख रहे हैं अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात में काफी दम भी है। जी मुनी साहब, अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, यहां पर कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है कि उन देशों का भी जिक्र किया है जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। सीधा निशाना पाकिस्तान पर जरूर था, लेकिन क्या वाकई भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पर निशाना साधने के बजाय सीधे डायलॉग में एंगेज करना बेहतर होगा? क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका, इनके अपने अपने जो हित हैं वो ज्यादा सत्य हैं, तभी वो रिश्तों को उसी हिसाब से परिभाषित करते हैं, जबकि पाकिस्तान भारत का इमीडिएट पड़ोसी है और उसके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना बेहतर उपाय होगा। नहीं, ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान के साथ हमें एंगेजमेंट रखना चाहिए, लेकिन टेररिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान आगे बढ़ा नहीं है जी। हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं उनसे, कम से कम बॉम्बे के बाद में हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि आप अपने टेररिस्ट को निपटिए और उनको क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के लिए एनकरेज मत करिए जी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ करने में समर्थ नहीं है, और वो पाकिस्तान की अपनी आंतरिक मजबूरियां हैं। चाहे वहां की सिविल गवर्नमेंट ये चाहे, लेकिन ये कहने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि हमें एंगेजमेंट रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ मुद्दे उठाता है। ठीक है, कश्मीर का मुद्दा लगातार टेररिज्म का मुद्दा एक ऐसा है जो विश्व स्तर पर है और उसे हमें भी उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए इन सब के बीच एक छोटी सी टिप्पणी कमर आगा साहब आपसे लेना चाहेंगे। इकोनॉमिक एंगेजमेंट अगर बढ़ती है भारत और ब्रिटेन के बीच, इससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक जो रिश्ते हैं इसे कितना मजबूत आप मानते हैं? क्या वाकई इतने मजबूत हैं कि जो बाकी के मुद्दे हैं वो पीछे चले जाएंगे और आर्थिक सहयोग काफी बढ़ जाएगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आर्थिक सहयोग आगे बढ़ेगा। यही नहीं बल्कि मिलिट्री के क्षेत्र में भी, डिफेंस प्रोडक्शन का भी यहाँ पे बड़ा लंबा प्रोग्राम है, उसमें भी वो चाहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना सस्ता लेबर है इतना कहीं दुनिया में नहीं है, जो कि अंग्रेजी भी बोलता है और कंप्यूटर से भी है। और यहाँ पे जितना बड़ा सर्विस प्रोवाइडर सेंटर भारतवर्ष बन सकता है, इतना किसी देश में क्षमता नहीं है। तो इन सब देखते हुए ये दोनों के हित में है, इसलिए वो एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर भी इसी वजह से अपना निवेश करना चाहते हैं। डिफेंस का बड़ा मार्केट है भारत भी, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे बनेगा वो तीसरे देशों में, एशिया अफ्रीका के बेच सकते हैं, जिससे दोनों का बेइंतहा फायदा होगा। हम सभी ये जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर लेबर की कमी है, हमारे पास लेबर बेपनाह है। चलिए ये दोनों चीजें एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहेंगे मुनी साहब आपसे कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो सहयोग है इतने लंबे समय बाद जो है राष्ट्राध्यक्षों के दौरे होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड को भारत की ज्यादा जरूरत है। भारत अमेरिका, चीन और दूसरी तरफ निवेश के लिए देख रहा है, लेकिन इंग्लैंड की इकोनॉमी अब रिवाइव होना शुरू हुई है और वो जानते हैं कि भारत में एक बहुत उसका पोटेंशियल है जिसके साथ इंग्लैंड जुड़ना चाहता है। ठीक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में 3 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए, हमारे प्रधानमंत्री करीब 10 सालों में अब जा रहे हैं। जी, चलिए उम्मीद यही की जाती है कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस दौरे से जो है आगे सहयोग के रास्ते खुलेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर साथ मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत को, और न सिर्फ भारत की तरक्की होगी बल्कि दोनों देश सहयोग आगे बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की धमक बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया एसडी मुनी साहब, कमर आगा साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं।
उठा के आए सुझो। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। प्लीज सर। कैप्टन, यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा। और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले, सच सच MDH। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। असहिष्णुता के मुद्दे पर मोदी का जवाब। ब्रिटेन में कहा, भारत बुद्ध और गांधी की धरती, हम भारत में हुई हर घटना को लेते हैं गंभीरता से। ब्रिटिश संसद में पीएम मोदी का जोरदार संबोधन। कैमरन बोले, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का करेंगे समर्थन। मुरली मनोहर जोशी से अरुण जेटली ने की मुलाकात। बिहार चुनाव, बिहार पर चर्चा की संभावना। जोशी और आडवाणी समेत 4 बड़े नेताओं ने जारी की थी नाराजगी भरी चिट्ठी। क्रिकेट के मैदान में जेटली बनाम केजरीवाल। गंभीर की शिकायत पर केजरीवाल ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच को लिए बनाई कमेटी। 48 घंटे में तलब की रिपोर्ट। ओडिशा के पुलिस स्टेशन पर 3 ट्रेनों में लगी आग। 2 लोग हिरासत में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केकेआर के शेयर ट्रांसफर पर ईडी की शाहरुख से पूछताछ पर सियासत तेज। कांग्रेस बोली, असहिष्णुता पर बयान का बदला। खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 5.25%। दाल और खाद्य पदार्थों के बड़े दामों का असर। हालांकि औद्योगिक उत्पादन दर में 1% की बढ़ोतरी से सरकार को राहत। और भज्जी के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज युवराज सिंह भी हुए क्लीन बोल्ड। दिवाली के दिन बाली में अभिनेत्री हेजल कीट से रचाई सगाई। दीवाना बिन सजना के मान